हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद लक्षिता। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी बहुत सारी क्लासेस में हेल्प करेगा। क्लासेस 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, तो बहुत जगह इसका यूटिलाइजेशन आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है। बैलेंस्ड मतलब जो बराबर हो, यानी कि इक्वल हो। अब केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर। हमें केमिकल इक्वेशंस को बेसिकली बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में इतनी नॉलेज होगी कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनके दो साइड होती हैं। एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्शन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जो इसका लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में मिलते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ताकि वो क्या दे सकें, प्रोडक्ट्स दे सकें, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन सी साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं कि कौन से रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा और तब जाके प्रोडक्ट दिया। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम डिपिक्ट किसके फॉर्म में कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर मेरे पास दो टाइप की केमिकल इक्वेशन है। एक वर्ड केमिकल इक्वेशन है जहाँ पर मैंने पूरा जिंक लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और जो जस्ट इसके बिलो है वो हमारी थोड़ी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। यहाँ पर किसका यूज़ करा है हमने, केमिकल फॉर्मूलेस का। जिंक के लिए यूज़ करा है Zn प्लस H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। It gives ZnSO4 that is zinc sulfate plus it releases hydrogen gas। तो देखो, बैलेंसिंग हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बिना बैलेंस के तो ये यूनिवर्स भी नहीं चलता है। अगर बैलेंस कहीं बिगड़ेगा तो यूनिवर्स पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सिमिलरली इक्वेशंस को भी बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अब ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, देखो क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ क्या बोलता है वो लॉ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं यहाँ पर टोटल मास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 आ रहा है, तो दिस साइड भी क्या आना चाहिए, 10। अगर अदर वर्ड्स में आप डिफाइन करोगे तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। देखो, अब रिएक्शन की दो कंडीशन होती है, एक बिफोर एंड एक आफ्टर। जो एरो से पहले है दैट इज़ बिफोर कंडीशन, और जो एरो के बाद है वो कौन सी कंडीशन है, आफ्टर रिएक्शन वाली कंडीशन। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। और ये सेम होंगे तभी हम इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होती है उनको बैलेंस करने की हमें नीड नहीं है। जो हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, यानी कि जहाँ नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं दोनों साइड्स में, उनको हमें बैलेंस करने पे फोकस करना है। अब चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जिंक है, ठीक है। हम हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, यहाँ पर भी एक जिंक है, अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक ही जिंक है। हाइड्रोजन पे आ जाओ, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, दो। सल्फर, एस मतलब सल्फर, तो सल्फर यहाँ एक है, यहाँ भी सिमिलरली एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 4। तो ये इक्वेशन तो हमारी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। हम कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन लेंगे जो अनबैलेंस्ड है और जिसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में हम बेसिकली क्या करते हैं, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी आपने केमिकल रिएक्शन लिए उसके अराउंड ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग इक्वेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बस एक इंस्ट्रक्शन है छोटा सा,
कि हम जो बॉक्स बना रहे हैं ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सारे चेंज हम बॉक्स के बाहर लिखने वाले हैं। तो स्टेप 1 में तो हमें ये लेना है। अब देखो इक्वेशन हमने यहाँ क्या ली है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। Fe यहाँ पर पता होगा, Fe होता है हमारा आयरन। Fe किसका सिंबल है, आयरन का, ठीक है। फिर हमारा H2O किसका सिंबल है, वाटर। जो Fe3O4 बन रहा है, दिस इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। और H2 को क्या बोलते हैं, H2 तो हमारा सिंपल क्या होता है, हाइड्रोजन। अब अगर हम ये इक्वेशन गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आयरन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक आयरन है, बट यहाँ कितने हैं, 3 हैं। तो अब ये कैसी इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आप एक टैबुलर फॉर्म में बनाओगे, जहाँ एक जगह आप लिखोगे एलिमेंट, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और दूसरी जगह लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट को LHS भी बोलते हैं और प्रोडक्ट को RHS भी बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा Fe आयरन, तो रिएक्टेंट साइड में तो ये 1 था और प्रोडक्ट साइड में 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी क्या था, 2। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और जो राइट हैंड साइड है उसमें कितना है, 4। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया। देखो ये टेबुलर फॉर्म सिर्फ स्टार्टिंग की स्टेजेस में, जैसे जैसे आप ये इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना प्रैक्टिस करते रहोगे तो उतना ही आपका जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, उतना ही ज़्यादा सटीक होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टेप 3 पे, जहाँ पर अब हमें एक्चुअल बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। अभी तक हमने बस असेंबली करी है, ठीक है। Fe है हमारे पास, H है और O है, और उसके हमने नंबर ऑफ एटम्स को नोट कर लिया। स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको कोई ऐसा कंपाउंड जो दे रखा है, ठीक है, उसमें से आप एक ऐसा एटम सेलेक्ट कर लो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो इस केस में देखो, अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ एटम्स है 4। तो यहाँ आपने लिखा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सिमिलरली यहाँ लिखा इन रिएक्टेंट, और सिमिलरली यहाँ लिखा इन प्रोडक्ट। तो इनिशियल और टू बैलेंस, ये 2 कंडीशन दे रखी है। इनिशियल मतलब जो ऑलरेडी इक्वेशन में है, टू बैलेंस हमें खुद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में अगर हम देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर सिर्फ कितना आयरन है, 1, ठीक है। आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम ऑक्सीजन अभी बैलेंस करें तो 1NH2O, ठीक है। जो 1 ऑक्सीजन का एटम है वो किस में प्रेजेंट है, वाटर में। फिर अगर हम प्रोडक्ट साइड आएंगे तो हमारे पास है Fe3O4, तो हमारे 4 ऑक्सीजन किस में है, Fe3O4, ठीक है। अब आ जाता है मेन चीज़, हमें इसे बैलेंस करना है। तो अब 1 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, हाँ, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करा और यहाँ इसको क्या रहने दिया, 4 ही रहने दिया। देखो इसमें एक साइड में तो हमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे, या तो रिएक्टेंट साइड करो या प्रोडक्ट साइड करो। तो जनरली जहाँ नंबर कम होगा उसको हम मल्टीप्लाई करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, जहाँ नंबर बड़ा है उसमें से तो हम सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बट जहाँ पर नंबर छोटा है वहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक बैलेंस मिल जाए। तो हमने 1 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और इधर तो ऑलरेडी 4 है ही। अब देखो अब बॉक्सेस का क्या काम है, Fe तो बॉक्स के अंदर ही है क्योंकि अभी हमने इसे बैलेंस करना स्टार्ट नहीं करा है। H2O के आगे हम अब क्या लगा देंगे, 4, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई करा है ना, इसलिए H2O के आगे हम क्या लगा देंगे, 4। व्हाट इट गिव्स, Fe3O4H2। तो चलो ये हमारा जो ऑक्सीजन था वो तो बैलेंस हो गया। कैसे हो गया, देखो 4 इंटू O 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी O4 था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि जो आयरन और हाइड्रोजन है यानी कि Fe और H है
वो अभी तक और बैलेंस नहीं हुए हैं, तो इनमें से हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लेंगे। तो इस टाइम हमने क्या पिक करा है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप मेन उस रिएक्शन में चले जाओगे तो फिर से हमें क्या करना है, एक इनिशियल कंडीशन लिखनी है और एक टू बैलेंस लिखना है। तो जो मेन इक्वेशन थी उस केस में अगर हम यहाँ देखें, चलो यहीं देख लेते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट साइड था वहाँ पर अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 2 ज़ा 8, कितने हो गए, 8 इन 4H2O। और जो प्रोडक्ट साइड थे, अगर हम अभी इसको नहीं नोटिस करेंगे तो उसमें हमारे पास कितने हैं, 2 इन H2, ठीक है। अब यहाँ पर तो टू बैलेंस हमारे पास, फिर से मैंने बोला यहाँ पर एक बड़ा नंबर ऑलरेडी है तो इसको हम टच नहीं करेंगे, हम जाएंगे जहाँ छोटा नंबर है 2। तो 2 से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 2 4 ज़ा क्या हो गया, 8। अब फिर इस इक्वेशन को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, Fe एज इट इज़ रहेगा, अभी इसको हमने बैलेंस नहीं करा है। यहाँ पर 4H2O हमने पिछली इक्वेशन में देख लिया था, गिव्स Fe3O4 भी ऐसी रहेगा, बट अब यहाँ H2 के आगे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 4। अब हम उस एलिमेंट को पिक करेंगे जो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, वो एलिमेंट है हमारा Fe। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास 1 ही Fe है और फाइनल कंडीशन में हमारे पास 3 Fe है। तो 1 को अगर हमें 3 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ पर भी आप 3 ऐड कर दोगे बॉक्स के बाहर। जो फाइनल इक्वेशन होगी ना उसमें आपको बॉक्सेस रिमूव कर देना है, ये बॉक्सेस बस इसलिए कर रखे हैं ताकि आपको शुरू में प्रैक्टिस हो जाए। तो Fe के आगे आ गया 3, H2O के आगे ऑलरेडी 4 था, Fe3O4 एज इट इज़ रहेगा और H2 के आगे क्या आ गया, 4। अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, इसकी करेक्टनेस चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है भी या नहीं है। चलो देख लेते हैं, 3Fe यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितना है, 3Fe। यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन O4 है, ठीक है। अब ये यानी कि ये हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड। अब फाइनली स्टेप 7 में हमें क्या करना है, स्टेप 7 में अगर आपको बोला जाए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं और जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना उनकी स्टेट क्या थी। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर कभी कभी एक और स्टेट आती है जिसको हम एक्वस स्टेट भी बोलते हैं। तो एक्वस स्टेट कब बोलते हैं, जब किसी भी चीज़ का सोल्यूशन किस में बना, वाटर में। ये क्लास 9th में पढ़ा था। अब हम फिजिकल स्टेट जैसे मेंशन करें, आयरन कैसा है, सॉलिड, वाटर कैसा है, गैसियस, फिर Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड है, सॉलिड, और जो H2 है वो गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में इसलिए है क्योंकि अगर आपने कभी रिएक्शन पढ़ी होगी तो जो आयरन है वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है G। तो ये था हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन। आपको इसी तरह शुरू में तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए ऐसे टेबलर फॉर्म में आप बना सकते हो, फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती रहेगी तो ये आपको काम थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड आप थोड़ा माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एक सिंपल वर्जन भी बाद में लेके आऊँगी, ये फिलहाल डिटेल्ड वर्जन है जो NCERT में गिवन है। अब देखो कभी कभी हमारे पास ऐसी इक्वेशंस भी आ जाती है जहाँ पर हम एरो के ऊपर कुछ मेंशन करते हैं। जो एरो के ऊपर मेंशन होता है ना वो स्पेशल कंडीशन होती है कि उतनी ही स्पेशल कंडीशन में वो जो रिएक्शन है वो होगा। जैसे यहाँ पर CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, ऐसे हमारे पास 2H2 है यानी कि ये भी गैसेस फॉर्म में। अगर इसको हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रख रहे हैं तो ये बनाएगा CH3OH, इसको हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है बहुतों ने देखी होगी, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कभी कभी रिएक्शंस को किसकी भी नीड होती है, स्पेशल कंडीशंस की नीड होती है। तो इतना था हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। इसका सिंपल वर्जन आगे आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसे ही सीखना पड़ेगा ताकि आपका माइंड इस इक्वेशन के लिए सेटअप हो जाए
उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक करके बैलेंसिंग सीख सकते हैं। थैंक यू।